अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नंबर थ्योरी। ये कोर्स बीएस के अंदर भी पढ़ाया जाता है, और जब बीएससी होती थी तो बीएससी के अंदर भी ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता था। तो आज का ये सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा इस कोर्स का। कुछ बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनको हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक्स जो है हम फॉलो करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बुक है वो है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ये एक छोटी सी बुक है, जो बीएससी में पढ़ाई जाती थी। ऑथर है इसका एस मंजूर हुसैन, और ये इसका टाइटल है। सेकंड बुक जो हमारे पास वो है बेसिक नंबर थ्योरी बाय एस बी मलिक। इसका ये टाइटल पेज है। और इसी तरह से तीसरी जो बुक है ये है द थ्योरी ऑफ नंबर्स बाय एंड्रयू एडलर। और फोर्थ वन हमारे पास है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन की बुक है, और इसका ये टाइटल पेज है। ये सारी बुक्स जो है ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दी हुई हैं। तो थ्रू आउट द कोर्स हम इन बुक्स को फॉलो करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले जी डिविजिबिलिटी को। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी से क्या मुराद हम यहाँ पर लेंगे, ये हम इस तरह से कह देते हैं कि जैसे आपको कोई नंबर दिया जाता है और इंटीजर दिया जाता है। बेसिकली ये जो कोर्स नंबर थ्योरी है ये पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे, या आप यूं कह लें कि इंटीजर्स को ही डील करेंगे, बट मोस्टली हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपको कोई भी इंटीजर दिया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे 12 है, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या 12 जो है 12 डिविजिबल बाय क्या 12 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर बताने के लिए आप 12 को डिवाइड करते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर हम इस तरह से पढ़ते आए कि आपने 3 4 इज द 12, तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाते हैं। आप कहते हैं जी ये जो 12 है ये 3 पर डिविजिबल है। अब ये 12 को किसके ऊपर आपने चेक किया है, किसके ऊपर ये डिविजिबल है, 3 के ऊपर। तो इस 3 के लिए आपने एक नंबर तलाश किया जिससे इस 3 को मल्टीप्लाई किया जाए, एक इंटीजर तलाश किया। नंबर मैं नहीं कहूंगा, इंटीजर यहां पर कहूंगा। 3 के लिए मैंने एक नंबर एक इंटीजर 4 तलाश कर लिया है, जिसके साथ आप इस 3 को इस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास 12 आ जाए। तो बेसिकली स्टार्ट में आपको ये 12 दिया हुआ था और आपसे ये पूछा हुआ था क्या ये 3 पर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, क्या ये इसके ऊपर डिविजिबल है। इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करके यूं कह सकता हूं कि 3 जो है 3 डिवाइड्स 12। 3 जो है ये 12 को तकसीम करता है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 3 जो है ये 12 को डिवाइड करता है, तो फिर ये वाली जो ऊपर आपने इक्वेशन बना दी हुई है ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए कि आपको एक इंटीजर मिल जाना चाहिए 4, जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। सिमिलरली एक और एग्जांपल में अगर मैं ये यूं कह देता हूं कि 2 डिवाइड्स 6, तो 2 डिवाइड करता है 6 को। ये देखने के लिए आप एक इंटीजर तलाश करें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट उसका 6 आ जाए। तो इट मींस आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 3 है, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर उसका 6 आएगा। तो आप कहेंगे कि 2 जो है ये डिवाइड करता है जी 6 को। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, एक तो मतलब डिविजिबिलिटी का ये मतलब है कि आपने आया ये देखना है कि वो उसको डिवाइड करता है या नहीं करता।
डिवाइड हमने करना नहीं है, इसको डिवाइड हमने, तो इसके लिए हम इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो जैसे आप 12 को ए से इंडिकेट कर दें, और या इसको बी से इंडिकेट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन राइट की हुई है, और 3 को आप ए से इंडिकेट कर दें। अब आप कहें जी बी इज डिविजिबल बाय ए इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो आपको तीसरा इंटीजर मिला ना 4, इसको हम सी से जाहिर कर देते हैं। तो बी जो है ये ए पर डिविजिबल होगा अगर आपको एक इंटीजर सी मिलेगा, जिस सी को ए से जरब दें तो आपके पास बी बन जाए। मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बन गई। तो अगर बी को आप इस तरह से लिख सकें, ए और सी ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि ये जो ए है ये बी को डिवाइड करता है। और उसके लिए आप मैथमेटिकल एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ए डिवाइड्स बी। ये जो वर्टिकल बार आपने इस्तेमाल की है, एक वर्टिकल लाइन इस्तेमाल की है, इसकी ट्रांसलेशन डिवाइड्स के साथ हम करते हैं। ये जो मतलब ये नीचे जैसे स्टेटमेंट लिखे ना 2 डिवाइड्स 6, तो आप इसको मैथमेटिकली यू लिखा करेंगे 2 डिवाइड्स 6। तो ये जो सिंबल है ये डिवाइड्स को इंडिकेट करता है। सिमिलरली 3 डिवाइड्स 12, तो 3 डिवाइड्स 12 को यू राइट किया करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखें कि आमतौर पर डिवीजन के वक्त जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं ना, ए बटा बी लिख लेते हैं, या फिर आप ए डिवाइडेड बाय बी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये डिवीजन को इंडिकेट करता है। और ये बेसिकली ये एक फ्रैक्शन है, या हम इसको कोशेंट भी कहते हैं, फ्रैक्शन या कोशेंट भी इसको बोल देते हैं। तो ये बेसिकली ये जो 3 डिवाइड 12 है ना, या ये जो मैं कह रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन है, ये कोई डिवीजन की इलामत नहीं है। ठीक है ना, ये जस्ट डिवाइड्स का ऐसा समझ लें, डिवाइड्स का सिंबल है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कोई डिवीजन नहीं है। मतलब जैसे अभी यहाँ पर आप लिखे ना 3 डिवाइड्स 12, तो ये तो 3 डिवाइड करता है जी 12 को। तो ये ना सिर्फ ये बताया हुआ है कि 3 12 को डिवाइड करता है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर 4 है, अब ये 4 तो 4 डिवाइड्स 7, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो इसके लिए आप वर्टिकल बार के ऊपर ये इस तरह से क्रॉस लगा देंगे, तो इसका मतलब बन जाएगा 4 डज नॉट डिवाइड 7। 4 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करता। तो ये होती है डिविजिबिलिटी। अब हम मिसालों से हमने देख लिया, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। लेट ए एंड बी एनी 2 इंटीजर्स, ए और बी आपके पास कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, जबकि ए के लिए जरूरी है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। ए जो है वो ये जीरो नहीं होना चाहिए। देन ए इज सेट टू डिवाइड बी, तो ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा इफ देयर इज एन इंटीजर सी, अगर आपको एक ऐसा इंटीजर सी मिल जाता है such that b is equal to ac। अभी जो हमने सारी एग्जांपल्स देखी कि 2 डिवाइड करता है 12 को, क्या मतलब है इसका? ये जो सेकंड आपके पास नंबर है 12, इसको लिखा जा सके दो जरब यहाँ पर c कोई भी इंटीजर है, इस केस में c की जो कीमत है वो 6 बन जाएगी। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6। इसी तरह 2 जो है डज नॉट डिवाइड 5, मतलब 5 को अगर आप लिखें तो यहां पर कोई इंटीजर लिखें जिसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और आंसर 5 आ जाए, तो ऐसा तो कोई इंटीजर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है 2 डज नॉट डिवाइड 5। या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स with a is a non-zero integer and then b is said to be divisible by a। ऊपर आपने लिखा a divides b, अब कह रहे हैं कि b is divisible by a। दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है। ऊपर आप कह रहे हैं कि a जो है वो b को तकसीम करता है, और नीचे आपने ये लिखा है कि b is said to be divisible by a, मतलब b a पर तकसीम हो जाएगा अगर अगर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू जी। अगर आपको एक ऐसा नंबर ऐसा इंटीजर सी मिल जाता है
सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी, बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको देखते हैं हम। फर्स्ट नोट है सिंबॉलिकली ए डिवाइड्स बी इज रिटन एज ए, और ये वर्टिकल बार और बी, इसको रीड कैसे करेंगे, ए डिवाइड्स बी। अच्छा, अगली बात ये है कि जैसे यहाँ पर मिसाल थी ना आपके पास 2 डिवाइड्स 6, तो आपने कहा जी ये दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात ये है कि ये जो 2 और 3 है ना, ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी होगी अलजबरा के अंदर, फैक्टराइजेशन या तजजी जिसको हम बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, एक बड़े नंबर को छोटे स्मॉलर नंबर्स के प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं। तो ये जो दोनों 2 और 3 है, ये दोनों फैक्टर्स हैं 6 के। फैक्टर्स भी इनको कह देते हैं और इनको डिवाइजर भी कहते हैं, डिवाइजर्स ऑफ 6। मतलब 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि दूसरा नोट जो है b इज इक्वल टू ए सी, अगर b ए सी के बराबर है और ये तीनों इंटीजर्स है, यहाँ पर याद रखें हम जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स है, b a और c, देन b इज डिविजिबल बाय a, b जो है वो a पर तकसीम हो जाता है, एज वेल एज डिविजिबल बाय c, और इसके साथ साथ b जो है वो c पर भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 6 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है, 3 पर भी तो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ये अपने तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इफ बी इज इक्वल टू ए सी, अगर बी ए सी के बराबर है, देन ए एंड सी आर नोन एज डिवाइजर्स आर फैक्टर्स, जो बात मैंने आपको पहले मेंशन कर दी हुई है। ये दोनों डिवाइजर या फैक्टर्स हैं बी के, और बी जो है बी इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए और मल्टीपल ऑफ सी। जैसे यहाँ पर 6 को आप कहेंगे कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, या यूं भी कह सकते हैं 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पॉइंट है कि ए डज नॉट डिवाइड बी, अगर ए बी को नहीं डिवाइड करता, इसको सिंबॉलिकली आप इस तरीके से लिखेंगे, वही वर्टिकल बार लगाकर, तो उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। जी, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम देखते हैं। थ्योरम है कि अगर ए बी और सी ये तीनों कोई 3 इंटीजर्स हैं, और फर्स्ट रिजल्ट आपका है कि ए जो है ये इंटीजर है, तो हर इंटीजर यहाँ पर जनरली लिखा हुआ है, हर इंटीजर 0 को डिवाइड करता है। सिंपल सा इसका प्रूफ है। देखें, मैं दोबारा वो डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूं। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, ये तब पॉसिबल होगा जब बी को लिखा जाए ए, और यहाँ पर कोई इंटीजर सी या के लिख दें, के इज एनी इंटीजर। अगर ए को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी बन जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो ए है ये बी को डिवाइड करता है। अब वो ये कह रहा है कि ए 0 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ए को, ए जो है वो कोई भी इंटीजर है, उसको किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करे और 0 अगर बन जाता हो, तो फिर आप कहेंगे कि ए 0 को डिवाइड करता है। तो सिंपल सा ट्रिक है कि 0 को आप राइट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, ए इंटू 0, 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को, 0 कोई भी एक इंटीजर है, ए को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 0 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये 0 को डिवाइड करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ये तमाम इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगा कि 2 भी 0 को डिवाइड करता है, 5 भी 0 को डिवाइड करता है, 3 भी 0 को डिवाइड करता है। तो ये तमाम इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है।
सिमिलरली सेकंड आपके पास रिजल्ट है, इसको अगर आप सेपरेट करके लिखें तो 1 डिवाइड्स ए एंड -1 डिवाइड्स ए। मतलब जो 1 है वो हर इंटीजर को डिवाइड करता है, ठीक है ना। 1 जो है, अगर मतलब इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, अगर 1 ए को डिवाइड करता है तो इसका फिर मतलब ये बनता है कि ए को आप लिख सके 1 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए के बराबर आ जाए। तो वेरी सिंपल है कि 1 को आप ए को आप लिख सकते हैं 1 इंटू ए तो कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये ए को डिवाइड करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड्स ए। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट अगर आपने प्रूफ करना है तो उसको आप, उसका भी सिंपल सा प्रूफ है। अब ए को आपने लिखना है -1 का प्रोडक्ट हो किसी इंटीजर के साथ, तो इधर आप -a लगा दें, तो -1 को -a से जरब दे तो a बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो -1 है ये इस a को डिवाइड करता है। -1 डिवाइड्स a, दोनों को कंबाइन करके आप यूं लिख सकते हैं +-1 डिवाइड्स ऑल इंटीजर्स। मतलब 1 और -1 जो है ये तमाम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। तीसरा रिजल्ट आपके पास है जिसको आप डिविजिबिलिटी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर आप डिविजिबिलिटी को एज ए रिलेशन यूज करते हैं तो ये उस रिलेशन की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है। तो इसको अब आप प्रूफ यूं करेंगे कि ये ए लिखा जा सके ए का किसी और इंटीजर्स के साथ प्रोडक्ट की सूरत में, तो इसको आप राइट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटू 1। तो इसका मतलब है कि ये ए फिर इस ए को डिवाइड करेगा। 1 यहाँ पर कोई तीसरा इंटीजर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डिवाइड्स ए। सही है, ये भी तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। जी, फोर्थ हमारे पास रिजल्ट है कि ए जो है अगर 1 को डिवाइड करता है, ए कोई भी इंटीजर है, और ये ऊपर जो था वो ये था कि 1 हर इंटीजर को डिवाइड करता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंटीजर 1 को डिवाइड करता है वो उस वक्त पॉसिबल होगा जब वो वाला इंटीजर 1 होगा या -1 होगा। अदरवाइज 1 या -1 के अलावा कोई भी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो वेरी सिंपल है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप यूं लिखें a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a ने डिवाइड करना है तो a आ जाए और साथ में c आ जाए। यहाँ पर याद रखें a और c ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि c भी आता है यहाँ पे, a और c इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इनका प्रोडक्ट आ जाए 1। तो ये इसकी सिर्फ आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ए को भी 1 ले लिया जाए और सी को भी 1 ले लिया जाए, तो फिर इनका प्रोडक्ट 1 होगा। सही है, तो इस सूरत में जाहिर बात है ए आपके पास 1 आ जाएगा। जी, सिमिलरली तो जब आप A1 लेंगे तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए को भी -1 ले लिया जाए और सी को भी -1 ले लिया जाए, तो इनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए जो है इट मस्ट बी इक्वल टू +-1। ऐसे भी आप कह सकते हैं, या जस्ट आप ये वाली कंडीशन सपोज कर ले a डिवाइड्स 1, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि फिर आप 1 इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे। ठीक है, बाकी उसी तरह से वही बात आ गई। जी, फिफ्थ आपके पास रिजल्ट है, अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे
तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ए या तो बी के बराबर हो या बी के नेगेटिव के बराबर हो। तो इसको भी प्रूफ हम करते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि लेट्स ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। तो अब आपने प्रूफ ये करना है, अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स c1 एंड c2 बिलोंगिंग टू z। c1 पहली जो कंडीशन है उसके लिए, और c2 जो है ये सेकंड कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन को आप क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू ए सी वन लिखेंगे, और इसके साथ सेकंड को आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी सी टू लिखेंगे। जी, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ये जो a की वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये b आपके पास आ जाएगा। a की जगह पर b पुट कर दें, b ए की वैल्यू हमने पुट की है b, और साथ उसके कौन है c2, और यहाँ पर c1 है। ये b से कैंसिल होगा तो c1 c2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रीवियसली हम ये कह चुके हैं कि c1 और c2 है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जैसे हमने प्रीवियस रिजल्ट में कहा था कि c1 और c2 ये दोनों 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, और या फिर c1 और c2 जो है ये दोनों -1 के बराबर आ जाए। तो अगर हम इस केस को लेते हैं c1 c2 इज इक्वल टू 1, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में c2 की वैल्यू पुट कर दे तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और अगर आप c1 और c2 को -1 लेते हैं तो प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू -b आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू +-b, ये रिजल्ट बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर, पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करता है और दूसरा नंबर पहले को डिवाइड करता है, ये इसी वक्त पॉसिबल है जब या तो दोनों आपस में बराबर हो या फिर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, इलामतें बराबर ना हो। जैसे 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, या फिर 2 जो है -2 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पर ये इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, लेकिन साइन उनके डिफरेंट है। जी, सिक्स्थ हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे, तो आप प्रूफ करें कि ए सी को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट वाली दोनों कंडीशंस हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में b को लिखा जा सकता है a और साथ में कोई इंटीजर c1। इसी तरह सेकंड कंडीशन में से c को लिखा जा सकता है c बराबर है b और साथ में कोई इंटीजर। अब यहाँ पर ये जो b की कीमत है इसको आप पुट कर दे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा c बराबर है b की कीमत दर्ज करते हैं a c1 और c2। अच्छा, इसको हम मजीद यहाँ पर यूं लिख लेते हैं c बराबर है a और c3। ये c3 कहाँ से आ गया, ये हमने फर्ज कर लिया है कि c1 और c2 बराबर है c3 के। मतलब c1 और c2 ये दोनों इंटीजर्स थे, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी कोई और इंटीजर c3 मैंने उसको नाम दे दिया। तो अब आप देखें डेफिनेशन जो है डिविजिबिलिटी की, उसके मुताबिक सी को हमने लिखा है ए का किसी इंटीजर के साथ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो ए होगा ये सी को डिवाइड करेगा, विच शोज दैट ए डिवाइड्स सी। और यही हमने प्रूफ करना था कि ए जो है वो सी को डिवाइड करता है।
जी नेक्स्ट आपके पास है जी, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए जो है वो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करता है। अच्छा, ये जो प्रीवियस रिजल्ट है इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे 2 जो है ये 6 को डिवाइड करता है, और जो 6 है ये 12 को डिवाइड करता है। 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान बात है कि 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है। ठीक है जी। आपके पास सेवंथ रिजल्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड करता हूं तो फिर ए जो है वो बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, 2 जो है ये 4 को डिवाइड करता है, हमें पता है। तो 2 जो है 4 का कोई और मल्टीपल ले ले, 4 2 8 होता है, तो 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। कोई 4 का और मल्टीपल ले ले, 4 को किसी और शय से जरब दे ले, तो 2 जो है 3 से जरब दे 4 को, 3 4 12। तो ये समझ आई? मतलब ए अगर बी को डिवाइड करता है तो फिर ए जो है बी के साथ किसी शय को जरब दे तो उस चीज को भी ए डिवाइड करेगा। जी इसको भी सिंपली प्रूफ करते हैं हम। लेट्स ए डिवाइड्स बी। ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, फर्ज कर लिया हमने। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो बी है, बी, ये बी बराबर होगा ए का किसी इंटीजर सी के साथ मल्टीपल। सी कौन है? सी कोई भी आपके पास इंटीजर है। अच्छा, सी ना लें, यहां पर सी वन कर लें क्योंकि सी तो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, अब आप इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे सी के साथ, बी सी और ए सी वन और सी। ये जो सी और सी वन है ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके कोई नया इंटीजर बना लिया हमने। तो ये बन जाएगा ए सी टू। तो ए के साथ कोई इंटीजर सी टू मौजूद है, इसका मतलब है कि ए जो है बराबर के दूसरी तरफ उस सारी रकम को डिवाइड करेगा। तो इट मींस ए डिवाइड्स बी सी। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर है जी 8, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 8 है कि अगर ए बी को डिवाइड करे तो फिर ए को किसी शय से मल्टीप्लाई करें, उसी शय से आप बी को मल्टीप्लाई करें, तो वो जो रिजल्ट होगा वो दूसरे रिजल्ट को डिवाइड करेगा। तो ये भी सिंपल सा इसका प्रूफ है कि फर्ज कर लेते हैं हम कि लेट्स ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि फिर बी जो है, इस सेकंड को बी को लिख सकते हैं आप ए, और यहाँ पर कोई इंटीजर सी वन। बता दें इधर सी वन जो है वो कोई भी इंटीजर है। अब आपने प्रूफ करना है ए सी बी सी को डिवाइड करता है, तो दोनों तरफ आप सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी और सी वन। तो अब यहाँ पर देखिए सी वन एक इंटीजर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ए सी जो है वो इस इक्वेशन के दूसरी साइड पर सारे को डिवाइड करेगा। तो ए सी डिवाइड्स बी सी। तो ये प्रूफ हो गया। जी नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए अगर बी को डिवाइड करे और सी डी को डिवाइड करे तो फिर ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो बी और डी के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट टू कंडीशंस हम सपोज कर लेते हैं कि ए डिवाइड्स बी है और सी डिवाइड्स डी है। अब आपने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और बी को डी के साथ करना है। अच्छा, तो प्रूफ ये करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं? इसको बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये जो बी है इसको लिखा जा सकता है ए सी वन, सी वन कोई इंटीजर है, और डी को लिखा जा सकता है सी और सी टू। दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, बी इंटू डी। बी की कीमत ए सी वन और डी की कीमत सी और सी टू, विच कैन बी रिटन एज ए सी
और C1 और C2। ये जो C1 C2 है, इसको आप कोई और नाम दे दें, ये कोई और इंटीजर बन जाएगा C3। तो फिर ये जो AC है, ये इसको डिवाइड करेगा, AC डिवाइड्स BD। ये प्रूफ हो गया। तो ये रिजल्ट याद भी रखेंगे, क्योंकि ये आगे जाकर हमारे लिए यूजफुल होंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हम इनको यूज करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, तो फिर ए जो है इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। ए जो है वो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ए डिवाइड कर रहा है बी को, और हमें क्या गिवन है, ए डिवाइड कर रहा है सी को। तो फिर हम राइट कर सकते हैं बी इज इक्वल टू AC1 और सी इज इक्वल टू AC2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC1 और सी की कीमत है AC2, विच कैन बी रिटन एज ए और AC1C2। यहां पर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कोई न्यू इंटीजर बना लेते हैं, BC और AC3। तो अब ए के साथ कोई C3 इंटीजर है, तो इस तरफ जितने भी आपके पास जो भी नंबर पड़ा हुआ है, ए उस नंबर को डिवाइड करेगा। जी, 11वां जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर ए बी को डिवाइड करे, सी को डिवाइड करे, तो फिर इसका स्क्वायर बी। तो ये इसी से प्रूफ हो जाता है। ये जो ए और ए है ना, दोनों इनको ए स्क्वायर बना लें, और जो C1 C2 है उसको आप C3 का नाम देकर यूं इसको लिख लें, ए स्क्वायर और C2 तो पहले ही उसमें C3 कर लें। तो अब ए स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर BC। जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट है 12। ए अगर बी को डिवाइड करे, ए सी को डिवाइड करे, तो ए जो है उनके बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। आपके पास कोई दो नंबर्स है ना, बी और सी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, बी को आप किसी वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, सी को किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, अब आप इनको ऐड कर दें, तो ये बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो रिजल्ट कुछ यूं है कि अगर ए बी को डिवाइड करता हो, ए सी को डिवाइड करता हो, तो फिर ए जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो इसको भी सिंपली हम प्रूफ करते हैं कि लेट्स ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। तो इसको आप बाय डेफिनेशन बी को लिखा जा सकता है, बी बराबर है AC1, और यहां पर सी को लिखा जा सकता है AC2। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो एक्स है ये इंटीजर होगा, रियल नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर थ्योरी में हम रियल नंबर को स्टडी नहीं कर रहे। जो वेरिएबल भी आप लेंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे। इसी तरह सी जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको लिखा जा सकता है BX = AC1X। इसको कोई नया नाम C3 रख दें, और इसी तरह CY, इसको आप AC4 लिख दें। अब BX प्लस C है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें, BX प्लस CY, ये बन जाएगा AC3 प्लस AC4। तो यहां से राइट हैंड साइड से आप ए कॉमन ले सकते हैं। तो ए कॉमन लेने के बाद C3 प्लस C4,
तो C3 प्लस C4 ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनका सम कोई न्यू इंटीजर बन जाएगा, तो उसको आप C5 का नाम दे दें। तो A के साथ C5 को इंटीजर है, तो A जो है बराबर के दूसरी तरफ सारी की सारी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। A डिवाइड्स BX प्लस CY। अच्छा, यहाँ पर इसी की क्रॉलरीज या डिडक्शन हम इस रिजल्ट से ले लेते हैं कि अगर आप x को और y को 1 ले लेते हैं, तो फिर ये रिजल्ट यूं बन जाएगा कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स b प्लस c। पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि अगर a जो है वो b और c को डिवाइड करता है तो इनके प्रोडक्ट को भी करेगा। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। ये मैंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी आप याद रखें, इसको भी अपने नोट्स के अंदर नोट कर लें कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है तो फिर इनके सम को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, एक तो यहाँ से ये रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि अगर आप x को तो 1 ले लेते हैं और y को आप -1 लेते हैं, तो रिजल्ट आपका यूं बन जाएगा कि अगर a डिवाइड करे b को और a डिवाइड करता हो c को, तो उस सूरत में a जो है इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो तीनों बातें आ गई। ए जो है बी और सी के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ए बी और सी के सम को भी डिवाइड करेगा, ए जो है वो बी और सी के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा अगर बी सी को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो जनरली आप यूं कह सकते हैं कि अगर कोई इंटीजर किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करता है, तो फिर वो दोनों इंटीजर्स के सम को भी डिवाइड करेगा, उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। जी, नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट नंबर 13 है। अगर ए जो है वो दो इंटीजर्स बी और सी के सम को डिवाइड करता हो और फिर उन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करता हो, उन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करता हो, तो फिर जो उनमें से दूसरा होगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो इसको भी सिंपली हम प्रूफ कर लेते हैं कि लेट्स ए जो है ये बी प्लस सी को डिवाइड करता है, और हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। तो बाय डेफिनेशन ये बी प्लस सी है, इसको लिखा जा सकेगा, दूसरी तरफ ए है तो ए और यहाँ पर कोई इंटीजर C1। इसी तरह इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, बी इज इक्वल टू ए और C2। अच्छा, अभी हमने प्रूफ करने जी ए सी को डिवाइड करता है, तो इस इक्वेशन में से c इज इक्वल टू AC1, ये b इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस b लिख लें। ये b की कीमत आप यहाँ पे लगा दें, तो c इज इक्वल टू AC1 और b की कीमत है AC2। यहाँ से a कॉमन ले लें और C1 माइनस C2 कर दें। तो C1 माइनस C2 को न्यू इंटीजर C3 बन जाएगा, तो इट मींस A जो है वो C को डिवाइड करेगा, प्रूफ हो गया। लेकिन बी केयरफुल कि अगर यू लिखा हुआ है ना A डिवाइड करता है B प्लस सी को, तो क्या A जो है वो B को भी डिवाइड करे और A जो है वो C को भी, क्या ये सही है? नो, ये रिजल्ट दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जैसे कोई भी आप इंटीजर ले लें, जैसे बी और सी को वो 8 को, 2 जो है ना 8 को डिवाइड करता है। अब 8 को हम लिख सकते हैं ना 3 + 5। तो अब यहाँ पर आप देखें 2 जो है वो 3 को भी नहीं डिवाइड करेगा और 2 जो है वो 5 को भी नहीं डिवाइड करता। 2 डज नॉट डिवाइड 3 एंड 2 डज नॉट डिवाइड 5। तो अगर
दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करे तो फिर उनके सम को जरूर डिवाइड करेगा, लेकिन अगर उनके सम को डिवाइड कर रहा है तो फिर ये लाजमी नहीं है कि सेपरेटली भी उनको डिवाइड करे, ये लाजमी नहीं है। और इसी तरह यही चीज प्रोडक्ट के अंदर भी है। अभी हमने कहा ना कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा हो और ए जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है बी सी को डिवाइड करेगा। अब इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे टू जो है वो सिक्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 3 into 2। तो आप देख लें कि ये जो टू है इनमें से एक को तो डिवाइड नहीं करेगा लेकिन दूसरे को कर रहा है। मतलब ये लाजमी नहीं दोनों को करे, दोनों को कर भी सकता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, मे नॉट बी ट्रू कि दोनों को डिवाइड करे। हाँ, एटलीस्ट उनमें से एक को जरूर डिवाइड करेगा। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इफ ए डिवाइड्स बी सी, ठीक है, तो देन ए डिवाइड्स बी या फिर ए डिवाइड्स सी। यहां पर और आएगा, एंड नहीं आएगा। एंड का मतलब तो ये बन जाएगा ना कि दोनों को करता है, तो दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। जी, रिजल्ट नंबर आपके पास 14 है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी कोई नॉन जीरो नंबर हो तो फिर ये जरूर होगा कि ए जो है उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा। तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो फिर आप यही कह लें कि ए जो है वो हमेशा बी के बराबर होगा या उससे, क्योंकि बड़ा नंबर तो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता ना, जो डिवाइड कर रहा है वो स्मॉलर ही होगा। लेकिन अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और दूसरा नंबर पहले से छोटा भी है, तो फिर वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि फिर वो जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी नंबर जीरो को तो डिवाइड कर लेता है ना, तो ये उस सूरत में जीरो होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।